जय हिंद दोस्तों आज हम प्रजनन तंत्र पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हम मेरे पिछले वीडियो में जो भी कंटेंट दिया गया है, एक वीडियो जैसे 40 से 45 मिनट का लॉन्ग वीडियो होता है, देखो उस 40-45 मिनट में आपको इतना कंटेंट दिया गया है कि वो अन्य जगह पे आप देखिए वो 3 से 3.5 घंटे का एक वीडियो है। इसी में हम आपको वहाँ कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहे हैं, इसके अलावा याद भी करा दे रहे हैं हम आपको, और ट्रिक भी बता दे रहे हैं, और आपका नोट्स भी बन जा रहा है। आप आराम से हमारे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कहीं भी मैं खड़ा नहीं हूँ, खड़ा हुआ मैं दिख नहीं रहा हूँ आपको, तो आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसका जैसे पेन का मार्कर आ रहा है, तब भी हम इसे भी थोड़ा साइड में ऐसे कर देते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। और आज पढ़ते हैं प्रजनन तंत्र। देखिए, पढ़ने को तो क्या है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप अपने गांव में या आस पड़ोस में रहे होंगे, देखे होंगे पूरे रिश्तेदार वगैरह का नाम आपको कैसे याद रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग है इस चीज़ की। और जब फ्रेमिंग होती है तो हमें कुछ भी चीज़ें हमारे पिताजी के बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है, उनके रिश्तेदार कौन है, ये सब हमें कैसे याद रहता है। ऐसे एक कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, उम्मीद है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रजनन तंत्र पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है प्रजनन तंत्र? ताकि जीवन की निरंतरता चलती रहे। अब प्रजनन, ये तो आप समझ ही रहे होंगे आप लोग, जीवन की निरंतरता, सृष्टि का सर्जन कैसे होता है प्रजनन से, और प्रजनन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजनन के प्रकार पढ़ते हैं। प्रजनन के प्रकार क्या होता है? एक अलैंगिक प्रजनन होता है, एक लैंगिक प्रजनन होता है। आपने यदि कोशिका वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने समझाया था माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और लैंगिक प्रजनन है, ये है मायोसिस। इसमें क्या होता है? असमसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। जहां एक ही जीव अपनी नई पीढ़ी को उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। मतलब एक ही जीव, नर या मादा की यहां जरूरत नहीं होती है, समझ गए आप लोग। जबकि लैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें नर और मादा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब ये अलैंगिक प्रजनन क्यों होता है, मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ गई अलैंगिक प्रजनन की, और लैंगिक प्रजनन की क्या जरूरत पड़ गई? कोई आवश्यकता तो होगी। जब कोई भी चीज है दो प्रकार की हैं तो दोनों का एक कारण होता है। बिना अकारण कोई चीजें 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार नहीं होती हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि ये क्या है, छोटे छोटे जीवों में होता है। छोटे छोटे, जैसे बाइनरी फिजन के माध्यम से सेल 2 बराबर हिस्सों में टूट जाती है। किसमें? अमीबा और बैक्टीरिया। जैसे अमीबा है, आपने नाम सुना होगा अमीबा, AMB, अमीबा। बैक्टीरिया है, जीवाणु आप जानते ही होंगे, बैक्टीरिया है। इसमें कौन सा प्रजनन होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सेल जो है 2 बराबर हिस्सों में टूट जाती हैं। कैसे होता है वो तो आप माइटोसिस जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। उसका पूरा एक थ्योरी है कि कैसे कैसे कौन कौन से वो होते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सब, ठीक है। अब जैसे ऐसे बडिंग होता है, ये देखिए इसे एक क्रमागत तरीके से पढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन के कितने तरीका हैं? बाइनरी फिजन, BF, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें पता क्या होता है? इसमें है ये अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा, ईस्ट प्लानेरिया, फंगी, ऐसे जीवों में होता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन छोटे छोटे जीवों में, बहुत माइक्रो लेवल के जो जीव होते हैं उन पे होता है। तो इनका क्या, अलैंगिक प्रजनन की जरूरत यही है कि ये इनमें क्या है, प्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन तेज होता है। इसका एडवांटेज है। एनर्जी कम लगती है, कम ऊर्जा लगती है। अब अमीबा पे कितनी ही ऊर्जा होगी, कम ऊर्जा लगती है,
रिप्रोडक्शन तेज होता है, पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है भाई, इन्हें शादी विवाह नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और स्टेबल एनवायरनमेंट में इनका परफेक्ट तरीके से हो जाता है। एनवायरनमेंट यदि स्टेबल है फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, ये पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रहा है, समुद्र का तापमान बढ़ जा रहा है, तो इन लोगों को खतरा है, जो ऐसे जीव हैं खतरे में, क्योंकि इन्हें परफेक्ट जब तक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक इनका प्रजनन नहीं हो सकता। जब प्रजनन नहीं होगा तो फिर इनका डिसएडवांटेज यही है कि वेरिएशन की कमी है, वेरिएशन की कमी है। ये जैसे मान लो समुद्र गर्म हो रहा है, वो तो सभी के लिए हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े जीव हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा, पहले यही प्रभावित हो जाते हैं, वेरिएशन की कमी रहती है। ये तो आपको हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम कॉन्सेप्ट आपको चीज़ें याद करा देते हैं। इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल बनती है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद इनका ये 2 आइडेंटिकल इनकी सेल्स अलग अलग बन जाती हैं, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसको ऐसे याद कर लो, पीसी मतलब पेरेंट सेल, पीसीडीआरएम ऐसे याद करिए। डीआरएम क्या होता है, रेलवे में होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। पीसी मतलब पेरेंट सेल, अब हम पी भी लिख सकते थे, पीसी इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आया सेल की बात हो रही। डीएनए रेप्लिकेशन, और एम से माइटोसिस, और माइटोसिस से आप जानते ही हो समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब लैंगिक प्रजनन में क्या है, जब 2 जीव मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करें तो उस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ये तो सब आप समझ रहे हो, मानव में होता है, कुत्ते में, गधे में, ये सब में क्या है, लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन भी 2 प्रकार का होता है। लैंगिक प्रजनन वाले जीव को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, इनमें भी देखिए 2 भागों में, सतत और मौसमी। कुत्ते का जो प्रजनन होता है वो कौन सा प्रजनन होता है बताइए, मौसमी प्रजनन। और आदमी का जो होता है ह्यूमंस का, हाँ ह्यूमंस का जो प्रजनन होता है वो रेगुलर होता है। अब केवल ह्यूमंस का भी नहीं होता है, इनका भी आपसे पूछ लें, मानव का, गाय का, घोड़े का, हाथी का, ये रेगुलर प्रजनन है इनका। इनमें इन्हें ज़्यादा मौसम का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे जीव हैं मेरे विशिष्ट मौसम में ही हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे चूहा है, खरगोश है, मेंढक है, कुत्ता है। ऐसा क्यों होता है, मेन बात ये है कि पता तो सबको है कि कुत्ता का जो प्रजनन होता है मौसमी प्रजनन होता है, अभी 1-2 महीना पीछे होगा, ठीक है, लेकिन रीजन क्या है इसका बताइए। इसका रीजन ये है, आप समझिए, प्रजनन के लिए क्या मौसम है, तापमान, भोजन, पानी, ये सब होता है ना, इनकी सही उपलब्धता होना जरूरी है। अगर मौसम सही नहीं होगा, अब ऐसे ही मान लो अब किसान है, खेती करता है, अगर वो सूखे मौसम में ही बीज बो दे, बारिश ना हो, तो क्या फसल होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे हिरण है, हिरण का प्रजनन सर्दी में होता है, सर्दी में ये प्रजनन करेंगे तो बच्चा इनका जन्म लेंगे बसंत ऋतु के टाइम पे, बच्चे इनके जन्म लेंगे। अब बसंत ऋतु के टाइम हिरण कहाँ रहता है, कहाँ, भोपाल में रहता है कि पटना में, हिरण जंगल में रहता है। जब हिरण जंगल में रहेगा तो वहाँ क्या होगा, बसंत ऋतु में बच्चा पैदा होंगे तो भोजन होगा प्रचुर मात्रा में, तो बच्चों को भोजन मिल जाएगा। अब मेंढक बरसात में प्रजनन करते हैं, बरसात में प्रजनन करेंगे तो टेडपोल्स के लिए पानी जरूरी है ना, पक्षी है बसंत ऋतु में अंडे देते हैं, क्योंकि इस समय इनका खाना और मौसम दोनों इनके हिसाब से मिल जाते हैं। और कुत्ते हैं, कुत्तों के बच्चे कब होते हैं, सर्दियों के टाइम पे होते हैं,
और सतत में जो कंटिन्यूस प्रजनन करते हैं जैसे हम लोग हैं, सतत में क्या होता है, इनका रेगुलर प्रजनन का सिस्टम चलता रहता है। अब ये एक चित्र है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका भी अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें दिखाया है कि मादा का जो एग है 23 क्रोमोसोम, पुरुष का स्पर्म होता है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम जाके 46 क्रोमोसोम बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इससे एम्ब्रियो बनना है। देखो एक एग है, ये एग है, देखो ये एग है ना, जब ये स्पर्म से ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो इसे जाइगोट बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। और ये जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है, देखो ये बच्चे का शेप आने लगा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मानव प्रजनन तंत्र जो है उसमें नर प्रजनन तंत्र होता है और मादा प्रजनन तंत्र होता है। जैसे नर प्रजनन तंत्र में इनके क्या है, एक प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, ये आप समझिए, ये समझने वाली चीज़ है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि नर में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? वृषण नर का एक प्राथमिक लैंगिक अंग है, वैसे ही मादा का अंडाशय है। जब प्राथमिक लैंगिक अंग होगा तो द्वितीयक लैंगिक अंग भी होंगे। दिमाग में यही चीज़ आना चाहिए। अगर एक चीज़ है और उसका यदि वर्गीकरण है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जब प्राथमिक लैंगिक अंग हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि द्वितीयक लैंगिक अंग भी होना चाहिए। तो ठीक है, हम नर के प्रजनन तंत्र के और उनके प्राथमिक लैंगिक अंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। वृषण है, जैसे ये वृषण है, ये शरीर से बाहर होते हैं। तो कोई चीज़ पढ़ने का मतलब यही नहीं है। मान लो अभी हम आपको ऐसे समझा देते हैं, ये जैसे ये वृषण है, आपको अभी पढ़ देते हैं। वृषण शरीर से बाहर होता है, सेक्टोरल बैग वृषण जोड़े में होते हैं, शुक्राणु का उत्पादन होता है। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आएगा। पहले ये समझो, शरीर से बाहर होता है तो क्यों होता है शरीर से बाहर वृषण? क्योंकि वृषण का काम होता है शुक्राणु का उत्पादन, और शुक्राणु के उत्पादन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान चाहिए। इसलिए आप देखना, ये कोई पुरुष है, ये कोई पुरुष है, उसके वृषण क्या है, अलग बाहर रहते हैं, शरीर से अलग रहते हैं। क्योंकि शरीर में क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और वृषण को उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की ज़रूरत होता है। और अब आपसे हम ये क्वेश्चन करते हैं कि शरीर का तापमान कितना, मानव शरीर का तापमान कितना होता है बताइए? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वृषण को चाहिए 34 से 35 के बीच में, ठीक है। अगर अब पूछो कि भाई ऐसा ना हो तो कोई देखो, मान लो अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा हो जाए तो शुक्राणु का डीएनए डैमेज होने लगता है। समझ रहे हैं आप? और अगली पीढ़ी में जेनेटिक डिफेक्ट होने लगते हैं। आप पूछोगे ये क्या है, इसका कोई लॉजिक है? इसका लॉजिक है, आप लोग टाइट अंडरवियर पहनते हैं। अच्छा ये बताइए, अंडरवियर जो हम अंडरवियर पहनते हैं वो टाइट होना चाहिए कि ढीली होना चाहिए? बताइए। अगर भाई टाइट अंडरवियर पहने रहेंगे आप लोग तो प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने मानव बनाया और उसके वृषण नीचे किए। आपने अंडरवियर पहन के वृषण को शरीर से सटा दिया। अब क्या होगा? वृषण का तापमान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और आप हमेशा टाइट अंडरवियर पहनेंगे तो धीरे धीरे आपकी फर्टिलिटी क्षमता कम होने लगेगी, ठीक है। और कुछ बच्चों में एक होता है क्रिप्टोकाइडिज्म रोग भी होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इस पे आ रहे हैं। सेक्टोरल बैग वृषण में जोड़े में होते हैं, शुक्राणु का उत्पादन होता है।
ये तो आप जान ही रहे, सेक्टोरल बैग होता है। वृषण क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, जोड़े में होते हैं ना। तो यहाँ इसमें क्या शुक्राणु का उत्पादन होता है। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए, ठीक है। गर्भावस्था के 7वें माह में वृषण का थैला बाहर आता है, जिससे कि शरीर में थैला बाहर नहीं आता, उसे क्रिस्टोकोर्डिमा रोग हो जाता है। अब इसे समझते हैं। गर्भावस्था में क्या होता है, 7वें माह में वृषण का थैला बाहर आ जाता है। मतलब बच्चा जो है, अगर वृषण का थैला बाहर नहीं आया गर्भावस्था के दौरान, ये कब बात कर रहे हैं, गर्भावस्था में, गर्भ में जब बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं। 7वें महीने में बच्चे का वृषण का थैला बाहर आ जाता है और नहीं आता है तो कौन सा रोग है, ये क्रिप्टोकोरिडमा रोग है, ठीक है। अब इसमें पता क्या होता है, अगर टेस्टिस में पेट में रह जाए तो बच्चों को टेस्टिकुलर कैंसर का भी खतरा होता है। और आपने सुना होगा कुछ बच्चों की जैसे पैदा हुए उनका सर्जरी हुआ, तो इसी कारण वो सर्जरी होता है, नहीं तो बच्चे में आगे चलकर टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। अब शुक्राणु का उत्पादन क्या, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, इतना हो गया। अब शुक्राणु का उत्पादन कैसे होता है, अब इसे समझिए आप। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लैडिंग कोशिका और सर्टोली कोशिका, ठीक है। अब लैडिंग कोशिका का काम क्या होता है, लैडिंग कोशिका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मानव जो पुरुष का हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये कौन सी कोशिका से सृजन होता है, लैडिंग कोशिका से। और जो एक दूसरी कोशिका है सर्टोली कोशिका, कौन सी, सर्टोली, ये क्या करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर के रूप में काम करती है। अब आप इसे समझें कैसे, ये स्पर्म को पोषण देती है, क्या देती है, स्पर्म को पोषण देती है, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर के रूप में कैसे काम करती है, मान लो अगर ये ब्लड टेस्टिस बैरियर के रूप में काम नहीं करे तो अब हमारा जो स्पर्म है ना, अगर इस सर्टोली कोशिका नहीं हो तो हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बनती है, और वो स्पर्म को समझेगा ये कोई बाहर का कीड़ा आ गया है जो बॉडी पे अटैक कर रहा, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। और अगर एंटीबॉडी बना लेता तो आदमी में परमानेंट इनफर्टिलिटी हो जाएगी। कई सुने होंगे कि भाई उनके बच्चा नहीं हो सकता, उनके दिक्कत है, आदमी में दिक्कत आ जाती है, तो वो इसी के कारण होता है। तो प्रैक्टिकल उदाहरण बहुत ज़रूरी है, चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं, पढ़ने तो किताब में भी बायोलॉजी लिखा होगा, कौन आप एक मार्केट से बढ़िया बायोलॉजी किताब खरीद लो, पढ़ लीजिए, वो समझ में थोड़ी आना है। समझने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ से इसे जोड़ के देखो। कभी ना कभी किसी ना किसी ने सुना होगा कि उनके बच्चा नहीं हो सकता है, वो समझ लीजिए वो सर्टोली कोशिका। अब उनको दिमाग में लाइए कि भाई वो हैं, उनके ऐसे बच्चा नहीं हो सकता, तो सर्टोली कोशिका की उनकी प्रॉब्लम होगी। अब वो आदमी आपको कभी भी दिखाई देगा तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए, हाँ सर्टोली कोशिका कुछ थी। ये होता है पढ़ने का एक तरीका। अब जैसे मान लो लैडिंग सेल है, ये पीडीएफ देख रहा है आपको, बड़ी शानदार पीडीएफ लग रही है। अब ये लैडिंग सेल है, केवल इतने ही से हो गया कि 2 प्रकार की कोशिका होती है, लैडिंग कोशिका, टेस्टोस्टेरोन नहीं भाई। अगर आप पढ़िए तो इसमें भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है। अभी हमने आपको बताया था प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक कैरेक्टर्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब द्वितीयक, यहाँ द्वितीयक के लिए कौन जिम्मेदार है, लैडिंग, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। ये क्या है, दाढ़ी है, तुमने देखा होगा बच्चा है छोटे में ऐसे मी मी करके बोलता है, वही बच्चा बड़े होकर एकदम शेर जैसी दबंग आवाज में बोलने लगता है। तो आवाज में बदलाव क्यों होता है, इसी लैडिंग सेल्स की वजह से। अब इसे कैसे याद रखें भाई,
देखो उसे तो हमने सरटोली कोशिका को बता दिया, कोई गांव देहात में कोई भैया कोई ना कोई होगा जिनके ऐसी प्रॉब्लम होगी सरटोली कोशिका की, जो इनफर्टिलिटी आ गई होगी। ठीक है, इसमें क्या है, इन सर्टोली कोशिका में प्रॉब्लम होगी तो इनफर्टिलिटी आ जाती है, फिर वो व्यक्ति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाता है या इलाज की ज़रूरत की होती है। अब जैसे लैडिंग सेल्स हैं, इसे याद करने का तरीका, इसमें आवाज़ में बच्चों की बदलाव होता है। तो अब आपने गले में एक तंत्र सुना होगा लैरिंग्स, लैरिंग्स सुना होगा ना आपने। तो लैरिंग्स और लैडिंग दोनों एल से एल है। लैरिंग्स में बदलाव क्यों होता है, लैडिंग की वजह से। अब कोई जैसे कोई, अब आप भी जब बड़े हुए होंगे तो आपसे कहा होगा भाई अब तो आप बड़े हो गए, आवाज़ भी आपकी भारी होने लगी, तो ये क्या है, ये लैडिंग सेल की वजह से होता है। समझ गए, ये कुछ याद करने के ट्रिक होना चाहिए। ट्रिक नहीं अपनाओगे तो फिर याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का कैसे कौन हार्मोन स्रवण हो रहा है, कौन चीज़ कैसे हो रही है, ये आप बिल्कुल देख लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसे हम देखना चालू कर देते हैं। ये जो है ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये है इसमें टेस्टिल, ये टेस्टिल है, वृषण बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, हमने बताया था स्पर्म बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और स्पर्म, ये समझो एक ऐसे फैक्ट्री समझो इसे, एक फैक्ट्री है एक तरीके से। और स्पर्म का इस फैक्ट्री में कौन है, वर्कर्स हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब अपन कोई काम करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में होगा या बिहार पीएससी में हो जाएगा, तो एसडीएम डिप्टी कलेक्टर जो भी बनना है, डीएसपी बनना है, तो एक मोटिवेशन है ना। ऐसे स्पर्म के लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। तो दो प्रकार का इसका काम है, स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ठीक है, अब ये आइए इस पे, स्पर्म इसके बाद जो एक ये है, ये जो बाहर जो, रुकिए एक मिनट, ये जो है ये स्कोर्टम है। इसका क्या काम होता है, वृषण को शरीर से थोड़ा बाहर रखता है और ठंडा रखता है, जिससे 2 डिग्री सेल्सियस रख रहा है ना शरीर से बाहर। अब जैसे आपने कंप्यूटर तो देखा ही होगा, कंप्यूटर में सीपीयू को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन होना चाहिए कि नहीं। वैसे ये जो है ना, ये वृषण जो दिख रहा है, लाल लाल वृषण दिख रहा है, उसको ये ठंडक प्रदान करता है कौन, स्क्रोटम। ठीक है, अब तीसरे अंग पे आते हैं, ये है ये जो एपिडायमाइसिस है ना, एपिडायमाइसिस, ये टेस्टिकल से आए इमेच्योर स्पर्म को स्टोर करता है। अब चौथा है बेस डिफरेंस, ये बेस डिफरेंस है, ये वाला, ये जो है बेस डिफरेंस, ये जो नली गई है ना, ये बेस डिफरेंस है, ये बेस डिफरेंस है। ठीक है, इसका काम होता है स्पर्म को इजैकुलेशन से समय से बाहर ले जाना। ये एक फैक्ट्री से माल बाहर कैसे जाता है, हाईवे के थ्रू जाता है ना, तो एक तरीके से ये हाईवे है। इजैकुलेशन होगा तो स्पर्म को बाहर कौन ले जाएगा, बास डिफरेंस। तो शरीर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हाईवे कौन है, ऐसे उसका हाईवे है बेस डिफरेंस। ऐसे ही लिखना, बेस डिफरेंस इसके सामने लिख देना हाईवे, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो हाईवे कौन है, बास डिफरेंस। तो आपको नाम, जैसे मान लो अभी कोई क्वेश्चन आ गया उसमें पूछ देगा स्पर्म को इजैकुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आपको यहाँ आंसर में देना होगा बास डिफरेंस। अब इसी प्रकार अन्य ऑर्गन है, सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल है,
ठीक है। एक प्रोस्टेट है, एक ये प्रोस्टेट है। अच्छा, ये प्रोस्टेट क्या होता है, इसका क्या काम है? जो प्रोस्टेट है ये देखिए, ये यहाँ है, यहाँ हम काला कर दे रहे हैं इसको, ये जो है ये काला कर रहे हैं, ये काला की, ये प्रोस्टेट है। इसका काम क्या है? ये एक ऐसे फ्लूइड को बनाता है जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है। मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ऐसे करके, उसमें क्या एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, वो उसमें ये जाएगा तो उसके बचाने के लिए एक फ्लूइड काम करता है, उसका नाम है प्रोस्टेट, अर्थात एक सुरक्षा देता है, उसकी सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है इसका, स्पर्म के लिए। किसके लिए? मेन चीज है स्पर्म, उसके लिए ये पूरा अंग तंत्र काम कर रहा है। फिर एक यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा से क्या होता है? ये यूरेथ्रा है, ये नली दिख रही है, ये नली, ये यूरेथ्रा है। इसी से सेम नली से ही सीमेन आता है, सेम नली से ही मूत्र आता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी में जो रेक्टम है, ये रेक्टम दिख रहा है, ये इसके पास में है, लेकिन रेक्टम क्या है? प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। अब इन्हीं में से क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन्हीं में से 4 नाम दे देंगे। अभी इतना आपको डिटेल में समझा दिया तो आपको थोड़ा एक समझ होगा। इसी में हम 4 नाम आपको दे दें, सेमिनल, वेसिकल, एजुकेटरी डक्ट और रेक्टम, प्रोस्टेट। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टम जो है प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, ठीक है। आप समझते हैं अंडाशय को। ये क्या होता है? अंडाशय यह 2 होती हैं और शरीर में अंदर पाई जाती हैं। यह भी 2 होती हैं, देखो 2 होती हैं। यह अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। और ये मेनार्की से मेनोपोज तक, मेनार्की मतलब 11 से 13 वर्ष, मेनोपोज 45 से 55 वर्ष। आपको ये समझना है मेनार्की क्या होता है, ये बताइए आप। 11 से 13 वर्ष में चालू होती है। मेनार्की मतलब क्या है? जब लड़कियां, जो बच्चियां होती हैं, वो पीरियड से होने लगती हैं तो उसे मेनार्की बोलते हैं। आप पूछिए लड़कियां क्या, अब देखो, और मेनोपोज होता है उनका मतलब पीरियड का काल खत्म होने लगता है 45 से 55 वर्ष के, ये मेनोपोज होता है। क्या हो गया? पढ़ाई हो गई, कन्फर्म हो गया, पढ़ाई हो गई पूरी? नहीं भाई, पढ़ाई के भी ABCD भी चालू नहीं हुई है। जब क्वेश्चन बनेंगे ना तो झपेंगे नहीं भाई। इसके लिए अगर जिम्मेदार तंत्र की बात कही जाए तो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन स्रावित करेगा, GnRH। ये GnRH हार्मोन एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसे मैसेज देगा है, ठीक है। और मास्टर ग्लैंड को मैसेज कौन देगा? GnRH हार्मोन, ठीक है। मान लो ये आदमी है, हम ऐसे समझाते हैं, ये आदमी है, ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दे रहा है GnRH हार्मोन, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? जब ये मैसेज ग्रहण करेगी तो 2 हार्मोन को स्राव करेगी, FSH को और LH को। और ये FSH और LH हार्मोन आए यहाँ, कौन हार्मोन? 2। अब FSH ने कहा हमें तो डर लग रहा है, 2 भैया, LH भैया तुम साथ में चलो, तो LH भैया के संगे FSH हार्मोन आए गए। कहाँ? ओवरी के पास में आए, ओवरी के पास, फीमेल की ओवरी के पास में आ गए। अब ओवरी को इसने क्या मैसेज दिया कि आप एक्टिवेट हो जाओ। जैसे ही FSH LH हार्मोन का एक्टिवेशन आएगा, ये ओवरी 2 प्रकार का हार्मोन का स्राव करेगी, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, ठीक है। अब यहीं से जब ये दोनों हार्मोन का स्राव होगा तो लड़की क्या पीरियड से होना चालू हो जाएगी, ठीक, समझ गए आप लोग। अब ये समझ तो ठीक है, अब इसे याद करो। मेनार्की को याद कैसे करोगे? कैसे करोगे? मेनार्की को आप तोड़ दो, MEN, मेन और आर्क, ARCH तोड़ दो।
मेन मतलब ऐसे याद रखो, मेन मतलब है मेल स्पर्म, ये पीरियड से लड़कियां क्यों होती हैं, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सकें। मेल स्पर्म जो है, मेल स्पर्म के लिए आप गेट वे, आर्क मतलब गेट वे, आर्क मतलब ये गेट की तरह है कि आप मेल के स्पर्म के लिए गेट प्रदान करो। ये होगा मेनार्की, ऐसे रटो, मेनार्की मतलब मेन के लिए आर्क प्रदान करो, मेनार्की चालू हो गया। अब आते हैं मेनोपोज क्या है। ये मेनोपोज मतलब क्या होता है, फीमेल्स का पीरियड आना बंद हो जाता है। अब ऐसा काहे होता है, क्योंकि फीमेल्स में क्या, देखो स्पर्म हमेशा आते रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल्स में क्या होता है, एक बैंक होती है, किसकी, अंडों की, अंडाणुओं की बैंक होती है, जो लिमिटेड होती है। शुरुआत में उनके जन्म के समय 20 लाख के आसपास रहते हैं। जब उनकी उम्र 13 साल होती है, 13 साल होती है, तो उनके 16 लाख तो खत्म हो चुके होते हैं पहले ही। उनके पास केवल 4 लाख ही अंडाणु बचते हैं फीमेल के पास। और ये भी अंडाणु जब 45-55 साल की उम्र में होते हैं तो वो भी लगभग खत्म हो जाते हैं। और लगभग खत्म हो जाएंगे तो एक तो फीमेल के हार्मोन्स में गड़बड़ होगी और उसका मूड स्विंग होने लगेगा, फिर वो फर्टिलिटी करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है, अब इसे, ये जो चित्र दिख रहा है इसे समझते हैं। ये चित्र आपने कई बार देखा होगा ना, पक्का ईमानदारी से। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? भाई डिस्क्राइब तभी होगा जब चीज को आप बहुत गहराई से समझे होंगे। जब तक गहराई से नहीं समझोगे आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। देखो आज हम गहराई से आपको ये वाला चित्र समझा देते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग इसको, ओवरी को। इधर साइड में देखो ओवरी, हमने कहा था ना जोड़े में होती हैं, 2 होती हैं, तो एक ये है, एक ये, 2 हो गई। इसका काम क्या है, ये एक को बनाती है, जो फीमेल का अंडा होता है फीमेल के अंडे को बनाती हैं। और क्या करती हैं, जैसे अपना वो स्पर्म को बनाता है ना टेस्टिल, वैसे ही अंडे को बनाती हैं। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो हमने मोटिवेशन की बात कही थी कि आप कोई वर्कर है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डीएसपी एसडीएम बनने का मोटिवेशन है, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन का मोटिवेशन रहता है कि हाँ भाई स्पर्म का। अब ये अंडाणु है, ये 2 प्रकार, ये अंडा तो बना ही रहे, इसके अलावा 2 प्रकार के हार्मोन भी सृजित कर रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल के हार्मोन है, 2 आप ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब क्या है, अब ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ से अंडा गया ये, और ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया, फैलोपियन ट्यूब। ये यहाँ से नहीं, ये जाएगा, ये वाला इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये आ गया फैलोपियन ट्यूब में। अब ओवरी से यूटेरस तक एग को ले जाता है, और यहीं पर स्पर्म और एग मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। अब स्पर्म जो आएगा ना, स्पर्म इधर से आएगा, और इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, टक्कर होगा इनका, स्त्री के अंडे की और पुरुष के एग की। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन यहीं हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि मादा प्रजनन तंत्र के किस अंग में फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपको 4 विकल्प देगा कोई, एक ओवरी, एक यूटेरस, एक फैलोपियन ट्यूब, एक वेजाइना। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कंफ्यूज नहीं होना है। ट्यूब है ये, फैलोपियन ट्यूब मतलब जैसे अपने साइकिल का और मोटरसाइकिल का ट्यूब होता है ना, वैसा ही ट्यूब है एक। उसी में इधर से स्पर्म आ रहा है, इधर से अंडा आ रहा है, और ये यहाँ फर्टिलाइज हो गया है। ठीक है, अब ये रहा यूटेरस, ये यूटेरस है अर्थात गर्भाशय। अब क्या होगा, ये फर्टिलाइज जो अंडा है वो यहाँ चला जाएगा। फर्टिलाइज अंडा कहाँ चला जाएगा, ये चला गया फर्टिलाइज अंडा। ठीक है, अब क्या है, यहीं पे क्या है, बेबी डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे, बेबी के हाथ पैर आ जाएंगे, टेस्टिज आ जाएगा 7वें महीने में। याद रखना टेस्टिज कौन से महीने में आ जाता है, 7वें महीने में। तो कोई ट्रिक एक बना लेना कि टेस्टिज 7वें महीने में बार आता, नहीं आता है तो फिर बीमारी हो जाती है। अब ये सोचिए, जो 13 साल की उम्र में ही लड़की के पीरियड्स आने लगे,
शादी उसका 24 साल में हो रहा है। आजकल ये बहुत विवाद का भी मुद्दा चल रहा है, कुछ प्रेमानंद बाबा बोल दिए ऐसे वैसे। तो आप ऐसे समझिए, बायोलॉजिकली आप समझिए इस चीज़ को। 13 साल में पीरियड्स आ रहा है, 24 साल में शादी हो रही, तो बाकी के 11 साल में क्या होगा? ये इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकली तो भले ही देखो मानसिक रूप से लड़कियां परिपक्व नहीं होती, लेकिन बायोलॉजिकली परिपक्व हो जाती हैं। हम लोगों को ये बात समझना चाहिए। लेकिन हाँ, मानसिक रूप से नहीं परिपक्व होती, उनका भी एक करियर होता है। शादी की उम्र 18 ही साल होना चाहिए, उसके और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या बायोलॉजिकल लड़कियां 14 साल पे 13 साल पे मतलब बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं? तैयार हो नहीं जाती, तैयार होने लगती हैं 16 साल 17 साल ऐसे करके मानिए। इसमें क्या होगा, हमेशा उनकी बॉडी यहाँ एक एक्स्ट्रा खून, ज़्यादा खून जमा देगी। काहे जमा देगी? अगर बाई चांस बॉडी ये सोचती है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो उसे कहाँ, वहाँ ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा न्यूट्रिशन को स्टोर कर देती है। जब फर्टिलाइज नहीं होती है तो वही न्यूट्रिशन फिर टूट के मासिक धर्म के रूप में रक्त बाहर आता है। ये एक इसका सिद्धांत है। आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों को, हम ये तो सुनते हैं कि लड़कियों को हर महीने पीरियड्स आते हैं, और कुछ लोग तो ये भी जानते हैं कि इनका चंद्रमा से कनेक्शन होता है, 28 दिन बाद पीरियड, महीने में नहीं 28 दिन में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्यों आते हैं ये नहीं पता है। इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस जमा करके रखते हैं। ये है, हाँ, यहाँ भर दिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस। अब फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो अब ये न्यूट्रिशन तो बेकार हो गए, सड़ गए, ये तो सड़ गए। तो सड़ी हुई चीज़ को बॉडी से हर महीने 28वें दिन बाहर निकाल दी जाती है, और इसका एक चंद्रमा से भी रिलेशन होता है। ठीक है, ये सर्विक्स है। ये जो ये लिखिए सर्विक्स, इसका देखो ये सर्विक्स है। इसका काम क्या होता है भाई? ये सर्विक्स है, ये गेट है। सर्विक्स को ऐसे समझो, सर्विक्स एक गेट है, गेट लगा है। प्रेगनेंसी के समय ये बंद होता है। कब बंद होता है? जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये बंद रहता है। प्रेगनेंसी के समय ये खोल ही नहीं सकता, बंद रहेगा। ये कब खुलेगा? सीधे 9 महीने बाद खुलेगा। जब बच्चा पैदा होने, जब औरत की डिलीवरी होती है तब ये खुलता है। ये ऐसे समझो। अब इसे याद कैसे रखोगे? अब आप याद इसे ऐसे रखो, हम आपको याद करा देते हैं। ये सर्विक्स है, समझो एक बहुत बड़ी इमारत है, उसका एक सिक्योरिटी गेट है। ये सामान्य समय में सिक्योरिटी गेट बंद रहता है, लेकिन कोई अच्छा मेहमान बाहर आना होता है, मेहमान के लिए खुलता है, वीआईपी के लिए खुलता है। ऐसे समझो। कौन सा गेट? सर्विक्स गेट। सर्विक्स गेट। ठीक है। अब क्या बचा है? देखो, मेल का हमने आपको समझा दिया था ना, फीमेल के में आप ये समझ लीजिए, फीमेल का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, और जब क्वेश्चन बनेगा तो फिर सरासर जो पढ़ के जाते हैं आज, जो मतलब एक ही दिन में पूरा विज्ञान पढ़ जा रहे हैं, आप पिछले 6 साल से पढ़ रहे हैं, वो एक दिन कब आया आपने पूरा विज्ञान पढ़ के याद कर लिया? एक दिन ऐसे कभी नहीं आता है भाई। आप 6 साल से पढ़ रहे हैं, हम तो 10 साल से पढ़ रहे हैं भाई। आपसे तो 4 साल का ज़्यादा अनुभव है। ठीक है। हमने एक कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी 2015-16 में तैयारी चालू कर दी थी, और हमें लगता है 9-10 साल होने वाले हैं। हम तब से पढ़ रहे हैं, और हमें तो कभी एक दिन कोई विज्ञान का टाइम आया नहीं है। तो ये समझ लीजिए, चीज़ों को धीमे धीमे पढ़ो भाई, अच्छा पढ़ो। एक बात बता दें, हम आपको ये साइंस पढ़ा रहे हैं, ये आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। हम 2025 में कोई एग्ज़ाम देने वाले नहीं हैं भाई। हम इतने अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और खुद चीज़ें समझेंगे। के बाद हम 2026-27 में कोई एग्जाम में अपीयर होंगे। ऐसे अपीयर नहीं होंगे हम, क्योंकि ऐसे अपीयर हम बहुत साल हो चुके हैं। वो तभी रिजल्ट तभी होगा जब आप बहुत धीमे धीमे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक बात एक गांठ बांध लीजिए आप, हवा हवाई में कभी कुछ नहीं हुआ, ना कभी कुछ होगा, और हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब इसे आप समझते हैं, इसे वेजाइना को, ये है वेजाइना। ये वेजाइना क्या है? स्पर्म को, ये स्पर्म है, ये स्पर्म को यूटेरस ऐसे गर्भाशय तक जाने का क्या है? रास्ता देता है। ठीक है। स्पर्म को तो जाने का रास्ता दे रहा है, बेबी को आने, बेबी जो है, बेबी जो आ रहा है, बेबी को आने का रास्ता देता है।
मतलब वेजाइना एक ऐसा पार्ट है जिससे स्पर्म अंदर जाता है और बेबी बाहर आता है। ठीक है, अब ये पढ़ा दिया हमने आपको, इसका भी एक कनेक्शन आपको याद करा देते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में इसे याद करा देते हैं, पूरा समझा देते हैं। ओवरी है, ओवरी है, ओवरी से क्या हुआ, यहीं से समझाते हैं। ये ओवरी है, ओवरी ने अंडा दिया, अंडा आया इधर से फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब में इधर से वो आया, स्पर्म आया, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब क्या फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चा आ गया यूटेरस, बच्चा आ गया यूटेरस में, यहाँ से यूटेरस में आ गया। अब यहाँ बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना चालू हो गया, बच्चा अंडा बना, फिर बड़ा होने लगा, बच्चे का सर आ गया, हाथ आ गए बच्चे के। ठीक है, अब क्या है, ये सर्विक्स का अब रोल है, सर्विक्स का, ये डिलीवरी गेट है। जैसे 9 महीना पूरे होंगे डिलीवरी गेट खुल जाएगा, डिलीवरी गेट खुल जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। और किसके थ्रू आएगा, वेजिना के थ्रू आएगा। पूरा पूरा आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप इतना तो समझ गए। अब आते हैं प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षण पे। अब वृषण, जैसे वृषण से कौन कौन, वृषण से एक तो हार्मोन निकल रहा है, हमने बताया थे मोटिवेशनल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये शुक्राणु है। ऐसे फीमेल का अंडाशय है, उससे अंडाणु निकल रहा है, अंडाणु निकल रहा है। और 2 प्रकार के, देखो नर का कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मासिक धर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमने बताया था ना, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच भेजा, जीएनआरएच ने प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड ने एफएसएच और उनके एलएच भैया को भेजा। दोनों भैया आए, उनने ओवरी से कहा आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करो, वो हार्मोन रिलीज हुए और मासिक धर्म चालू हुआ। ये हमने आपको 5 सेकंड में रिवीजन करा दिया, ऐसे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं निषेचन पे। तो निषेचन कितना, एक तो बाह्य निषेचन, जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करता है ओवाचार जीव में। ये कैसे है, आदमी का शुक्राणु, आदमी मतलब ऐसे समझो जो मेल है, मेल का तो शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु। अब आप आदमी में क्या होता है कि मेल का जो स्पर्म है फीमेल के शरीर के अंदर जाके फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के शरीर के अंदर मतलब कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में निषेचित कर रहा है। ये हमने फैलोपियन ट्यूब बना दिया और ये देखो निषेचित कर दिया, गोल गोल अंडे को भेज दिया। लेकिन क्या होता है जब बाह्य निषेचन होता है, जैसे मेढक है या ऐसे जीव हैं उभयचर जीव हैं, उसमें क्या होता है वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। पानी में क्या है वो अपने शुक्राणु छोड़ देते हैं। जैसे कभी कोई फीमेल आई, उसने अपने अंडा, जैसे एक फीमेल आ गई, ये फीमेल आ गई, उसने अपना अंडा छोड़ दिया और शुक्राणु पहले ही से उसने मेढक ने छोड़ दिया, तो उसने वहाँ निषेचित कर दिया, तो वहीं एक मेढक का बच्चा अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ निषेचित किया, पानी में निषेचित कर रहा है। अब सोचो हम लोग ऐसा हम लोग फीमेल के शरीर के अंदर कैसे निषेचित कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, कारण से हम थलचर हैं, वो जलचर हैं एक तरीके से। अगर थल पे आप स्पर्म छोड़ देंगे तो वो तो सूख जाएगा, वो फीमेल के शरीर के अंदर थोड़ी जाएगा। ठीक है, अब आंतरिक निषेचन समझते हैं। आंतरिक निषेचन भाई जो समझा दिया, जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाशय को मादा के शरीर के भीतर पहुंचकर निषेचित करता है, जैसे मनुष्य में, पशु में, कुत्ते में। लेकिन देखो ये आंतरिक निषेचन तो कुत्ते में और पशु में भी होता है, लेकिन जो कुत्ते का वो अलग बताया था वो मौसमी है। बच्चा जैसा हम लोगों की डीओबी किसी की जुलाई में भी होगी, किसी की नवंबर में भी, किसी अगस्त में, किसी की दिसंबर में। कुत्तों की डीओबी लगभग वही 1-2 महीने के अंतराल में रहता है। किसी भी कुत्ते से डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना आप, उसका ईयर चेंज होगा, महीना तो लगभग वही रहेगा। ठीक है, कुत्ते के जन्म पे महीना चेंज नहीं होता, उसका महीना वही रहता है क्योंकि मौसमी है। लेकिन कुत्ते में भी निषेचन क्या होता है, कुतिया के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, यह आरंभ करेंगे। ये होता है जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण आना चालू हो जाते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब जैसे नर में क्या होता है, उसका आवाज़ चेंज हो जाएगा, दाढ़ी बाल आने लगेंगे, हल्के हल्के बाल आने लगते हैं, तो यहाँ से यौवनारंभ बोलते हैं। ये बचपन एवं वयस्कता के मध्य की अवस्था है, किशोरावस्था कहलाती है। कौन कौन सी अवस्था होती है, एक शिशु अवस्था होती है, एक बाल अवस्था होती है, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, फिर उसके बाद
वयस्क होता है, वृद्ध होता है, इस प्रकार अब अलग अलग अवस्थाएं हमारे यहाँ। तो किशोर अवस्था में क्या होता है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये अवस्था भूल जाते हैं, हम भी कई बार अवस्था भूल जाते हैं, ठीक है, एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी अवस्था कौन सी है, बाल शिशु, इसमें अंतर नहीं करो। तो ऐसे याद रखो, किशोर अवस्था से कई लड़कियों का नाम क्या होता है, किशोरी, किशोरी नाम होता है। तो किशोरी से किशोर अवस्था याद रखो। किशोरी की उम्र है 14 साल, ऐसे याद रखो। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होती है, हाँ बिल्कुल। एकदम से आप देखना, कभी आपने महसूस किया होगा कोई बच्चा है, आप देखा था पहले बहुत छोटा था, इतना छोटा था, 2 साल बाद आप मिल रहा है बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, आपसे भी लंबा लगने लगा। तो ये कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था है, ठीक है। यहाँ लड़कों एवं लड़कियों में प्रजनन चरण प्रारंभ होता है, ठीक है। किशोर अवस्था के लक्षण पूछेंगे तो बता देना, लड़कों एवं लड़कियों में प्रजनन चरण प्रारंभ होता है, लंबाई में वृद्धि आती है, लंबाई में वृद्धि होती है, बताइए। पसीना आने लगता है, पसीना भी खूब आता है, और मुंह से निकलना चालू हो जाते हैं, जनन क्षेत्र पर बालों का उगना चालू हो जाता है, तेलीय ग्रंथियों को जैसे अब कई लोगों को आपने देखना, कई लोगों को आपने देखना, उनके मुंह से, जैसे उनका मुंह है, मुंह पे हल्का हल्का मुंह से चालू हो जाते, काहे चालू हो जाते हैं, क्योंकि तेलीय ग्रंथियां जो हैं सक्रिय हो जाती हैं, एकदम एक्टिव हो जाती हैं, तो इसलिए मुंह से चालू हो जाते हैं, ठीक है। आज का प्रजनन तंत्र कंप्लीट कर दिया हमने, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आगे हम वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। ये मत समझना कि इतना धीमे पढ़ा रहा है या तेज पढ़ा रहा है, ये समझो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तेज तो पढ़ाने को तो अभी हम 2 मिनट में आपको पढ़ा देंगे, पीडीएफ तो पढ़ना ही तो है। रामायण तो 24 घंटे में पूरी हो जाती है, तो क्या रामायण याद हो गई आप लोगों को? नहीं होती है ना। जो डेली डेली रामायण का पाठ करते हैं 1 घंटा बैठ के, उन्हें आज तक पूरी रामायण याद नहीं है। तो चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ने से नहीं, उसे स्टोरेज करने से कुछ होता है, ठीक है। धन्यवाद।